जब से KPPSC ने सिलेबस की अपडेट दी है तब से बहुत ज़्यादा लोग कमेंट्स कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि टेस्ट तो इंटरमीडिएट लेवल से आएगा और आप सेकेंडरी लेवल की तैयारी क्यों करवा रहे हैं, यानी टेस्ट फर्स्ट और सेकेंड ईयर से आएगा और आप 9-10 की तैयारी क्यों करवा रहे हैं। क्या क्लास 9-10 से MCQs आएंगे? क्या 9-10 को समझना ज़रूरी है? हम डायरेक्ट बैचलर लेवल से प्रिपरेशन क्यों नहीं करते? हम डायरेक्ट फर्स्ट और सेकंड ईयर से शुरू क्यों नहीं करते? इन सारे सवालों के जवाब मैं इस लेक्चर में दूंगा और मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा कि SST में स्कोर करने का बेहतरीन तरीका कौन सा है। तो आइए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि गवर्नमेंट बुक्स किस तरह बनाए जाते हैं। गवर्नमेंट बुक्स को स्टेप बाय स्टेप तैयार किया जाता है। हर एक स्टेप आपको अगले स्टेप यानी ग्रेड तक ले जाने के लिए तैयार किया जाता है। एक ग्रेड को मिस करके दूसरी ग्रेड में अगर आप जाएं तो वहां के टॉपिक्स आपके समझ में बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि जो करिकुलम बनाते हैं यानी निसाबे तालीम बनाते हैं वो क्या करते हैं, वो हर क्लास के लिए सीखने के टॉपिक्स मुकर्रर करते हैं और फिर उन टॉपिक्स को बुक्स में इस तरह रखा जाता है कि लोअर क्लास के लिए बिल्कुल उन टॉपिक्स के बेसिक्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जिस तरह आप आगे क्लासेस में जाते हैं तो वहां पर उन टॉपिक्स को मजीद एक्सप्लेनेशन के साथ पेश किए जाते हैं। टॉपिक्स वही होते हैं, कॉन्सेप्ट्स वही होते हैं, मगर उनको एक्सप्लेन ज्यादा किया जाता है। और ये मैं आपको अभी प्रैक्टिकली दिखा देता हूं कि 9-10 के ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो फर्स्ट सेकंड ईयर के टॉपिक से जुड़े हुए हैं, ताकि आप खुद अंदाजा लगाएं कि इनका आपस में क्या ताल्लुक है और इसी तरह आपको पता चल जाएगा कि किस चीज को तरजीह देनी है, कौन से टॉपिक्स को कवर करना है, कौन से बुक्स को स्टडी करना है। अब अगर हम ये देखें, ये हमारे पास फर्स्ट ईयर का इंग्लिश बुक है और ये 9 क्लास का इंग्लिश बुक है, ठीक है। ये 9 क्लास में पेज नंबर 52 है और यहाँ पे पेज नंबर 62 है फर्स्ट ईयर का, ठीक है। तो इसमें जो टॉपिक डिस्कस हुआ है उनको अगर आप देखें मॉडल वर्ब्स है, ठीक है। मॉडल वर्ब डिस्कस हुआ है तो यहाँ पे सेम MCQs है, MCQs को भी चेंज नहीं किया है। शी इज नॉट एबल टू रीड चाइनीज, शी इज नॉट एबल टू रीड चाइनीज। डू यू थिंक वी आर अलाउड टू पार्क हियर, डू यू थिंक वी आर अलाउड टू पार्क हियर। यहाँ पे क्या है आप देखें, सेम MCQs है, सेम MCQs यहाँ फर्स्ट ईयर में डिस्कस हुए हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि क्लास में जिस तरह आप आगे जाते हैं तो वहां पे टॉपिक सेम होते हैं, कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, डिटेल वो ज्यादा देते हैं, एक्सप्लेनेशन वो ज्यादा मांगते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें क्लास 9 में सिर्फ 5 MCQs को टच किए हैं और यहाँ पे MCQs नंबर 10 है ये, ठीक है। यहाँ पे 10 MCQs को टच किए हैं और इस 10 MCQs के बाद 20 MCQs पे आपने प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। फर्स्ट ईयर के इंग्लिश बुक में 9 में इतना प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि यही टॉपिक 9 में डिस्कस हुआ है लेकिन उतनी डिटेल से डिस्कस नहीं हुआ और यहाँ पे इंतहाई डिटेल के साथ मौजूद है, ठीक है। तो आपने बेसिक कंसेप्ट यहाँ से कवर करना है, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट आपने 9-10 से कवर करना है, उसके बाद आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से अपनी क्या करना है, टॉपिक को मजीद एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है। यहाँ पे आप एक बात और याद कर ले कि 9-10 जो है ये बेसिक्स है, ठीक है, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के लिए। 9-10 को आपने इग्नोर नहीं करना, इसको आपने सीखना है, क्योंकि यहाँ 9-10 में आपने टेंसेस को मास्टर करना है, तब जाके आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव को आप फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर में समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे, तब जाके आप सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, इनकम्प्लेक्स सेंटेंस को तब जाके आप यहाँ पे समझ सकते हैं। यहाँ पे आपने फ्रेज को जानना है कि फ्रेज क्या है, ये आपने यहाँ से पहचानना है, ठीक है। तब जाके फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर में आप फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेजेस के फ्रेज हमारे पास, यानी सेंटेंस से अपने फ्रेज वहां से निकाल सकते हैं। फिर प्रीपोजिशंस आपने यहां से क्लियर करने हैं 9-10 से, तब जाके आप जैसा कि फ्रेजल वर्ब्स है, यानी ऐसे वर्ड्स की जहां पे प्रीपोजिशन मस्ट होते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन के इस्तेमाल है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं, ये फिर आप फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर में फिर आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। यहां से अगर आप सीखें पार्ट्स ऑफ स्पीच यहां से आप मास्टर करते हैं, तब जाके आप वहां पे क्लासेस बना सकते हैं, ठीक है। क्लास किस तरह बनता है, क्लास कैसे होता है, क्लास को आपने फाइंड आउट सेंटेंस से किस तरह निकालना है। तो ये टॉपिक्स जो है ये बिल्कुल रिलेटेड है इन टॉपिक से, यानी 9-10 को आप इग्नोर ही नहीं कर सकते, ठीक है। खास करके इंग्लिश के पेपर के लिए, यानी SST जनरल के लिए आप 9-10 को इग्नोर ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये बुनियाद है, ठीक है। अगर आप बुनियाद को नहीं समझ पाएंगे तो आगे जितनी भी टॉपिक्स है वो आपकी समझ में नहीं आएंगे। अब आप खुद सोचिए और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि SST प्रिपरेशन कहां से शुरू करें, 9-10 से, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से, या फिर बैचलर लेवल से। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि आप पहले 9-10 को मास्टर कर लें, स्टडी को आप स्टार्ट से शुरू कर लें, क्योंकि टेस्ट में अभी टाइम है तो आपको आगे अंडरस्टैंडिंग में कोई मसला नहीं होगा। 9 और 10 के बुक्स को हम एक हफ्ते में कवर कर सकते हैं और यही है बेहतरीन तरीका SST में स्कोर करने का कि आप ज्यादा फोकस इस पर ना करें कि ये 9-10 के
के बुक्स हैं या फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, आप कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स पर फोकस करें, क्योंकि बुक्स हर क्लास में बदलते रहते हैं लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स वही रहते हैं, सिर्फ उनमें मजीद एक्सप्लेनेशन को ऐड कर दिया जाता है। अब आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर 3 के एक्सरसाइज में। इसमें पहला टॉपिक हमारे पास है ग्लोसरी यानी वर्ड्स मीनिंग। सबसे पहला वर्ड है डिग्निफाइड। डिग्निफाइड का मतलब बावकार, बाइज्जत। एम्पायर, एम्पायर का मतलब सुल्तनत, सुल्तनत। स्टर्न, स्टर्न कहते हैं सख्त को। सीरियस एंड ऑफन डिसअप्रूविंग, एक्सपेक्टिंग समबडी टू ओबे यू, यानी जो सख्त बंदा होता है मिजाज में। स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच्ड का मतलब पहला हुआ। बीइंग लॉन्गर यानी पहला हुआ। स्लोगन, स्लोगन कहते हैं नारे को, नारा। वास्ट, वसी, एक्सट्रीमली लार्ज इन एरिया, साइज, अमाउंट एटसेट्रा, जब कोई चीज इंतहाई लंबी हो या बड़ी हो साइज में, ठीक है। चीयरिंग, चीयरिंग का मतलब खुशी का इजहार, ठीक है। चीयरिंग खुशी का इजहार। फॉरेन कहते हैं गैर मुल्की को, फॉरेन का मतलब गैर मुल्की, ओके। लीडरशिप का मतलब क़यादत। होमलेस बेगर, एक्साइटमेंट जोश को कहते हैं, ठीक है। रिफ्यूजी पनाह, पनाह। वायलेंस तशद्दुद। डिटर्मिनेशन अज़म, पक्का इरादा, डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है ये भी टेस्ट के लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग फ्रेजेस, इन फ्रेजेस से आप क्या मतलब लेते हैं, एक्सप्लेन करें, ठीक है। द चीयर्स एंड टीयर्स ऑफ जाय, द चीयर्स एंड टीयर्स ऑफ जाय, ब्लेंडेड फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड सारो, यानी गम और खुशी के इकट्ठा फीलिंग्स जब आए। द चीयर्स एंड टीयर्स ऑफ जाय, ये सबक कायदे आज़म के बारे में है। तो कायदे आज़म जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उन लोगों के पीछे वो हफाते जो पाकिस्तान से गए थे और इस बात पर वो खुश थे कि पाकिस्तान एक अलग मुल्क बन गया, एक आज़ाद मुल्क बन गया, ठीक है। तो इसे ब्लेंडेड फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड सारो, यानी गम और खुशी के इकट्ठा फीलिंग्स इनको कहते हैं। फार फ्रॉम विल, यानी विल कहते हैं अच्छे को, यानी नॉट हेल्दी, इल, जब कोई बीमार होता है तो उसे हम कहते हैं फार फ्रॉम विल। फार का मतलब दूर, यानी सेहत से दूर। हेड बिकम अ नेशन, हेड बिकम अ नेशन का मतलब केम इनटू बीइंग इज अ नेशन, कि पाकिस्तान क्या हुआ, वो एक नेशन बन गया, एक मुल्क बन गया। एनिमी ऑफ टुडे मे बी फ्रेंड ऑफ टुमारो, इसका क्या मतलब है, एनिमी ऑफ टुडे मे बी फ्रेंड ऑफ टुमारो। इट इज पॉसिबल दैट सिचुएशन में चेंज इन पॉजिटिव साइड, कि सिचुएशन वो पॉजिटिव साइड में चेंज हो सकते हैं, ये पॉसिबल है, मुमकिन है कि आज का जो दुश्मन है वो कल का दोस्त हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, इनको आपने खुद के सेंटेंसेस में इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। एक्साइटमेंट का मतलब जोश, आइडियल का मतलब मिसाली, रेयरली का मतलब शाज़ व नादिर, वास्ट का मतलब वसी, यूनिटी का मतलब इत्तेहाद, ओके। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो है वोकेबलरी। वोकेबलरी में क्या है आइए देखते हैं। फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द डिक्शनरी एंड आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड थ्रू एब्रिविएशन यूज्ड। आपने क्या करना है, इनकी मीनिंग को आपने फाइंड आउट करना है और फिर इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपने फाइंड आउट करने हैं, ओके। फेरोसिटी का मतलब वाइल्डनेस, वाइल्डनेस। रेज, वाइल्डनेस, ये हमारे पास नाउन है, ठीक है। रिमाइंड का मतलब रिकॉल, रिकॉल वर्ब है, ठीक है। डिटर्मिनेशन, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, ये हमारे पास नाउन है। क्राउड, क्राउड कहते हैं मास को, ओके, मास जब ज्यादा पीपल हो, ओके, ये नाउन है। सोबर कहते हैं सीरियस को, ये एडजेक्टिव है, ओके, ये हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कंसल्ट अ थिसॉरस एंड फाइंड आउट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इन वर्ड्स के आपने एंटोनिम्स को आपने फाइंड आउट करने हैं, यानी मुतज़ाद को, कि इन अल्फाज के मुतज़ाद क्या है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है ग्रामर, ओके। ग्रामर में हम यहाँ पे दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, एक आर्टिकल और दूसरा वर्ब, ओके। आर्टिकल में हमारे पास क्या है, आर्टिकल में आप सबसे पहले ये देखें, ठीक है। ए को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर प्लस कॉन्सोनेंट, यानी सिंगुलर नाउन से पहले हम ए को इस्तेमाल करते हैं और वो सिंगुलर नाउन अगर कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो, सिंगुलर नाउन होगा कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होगा तो उसके आगे हम ए का इस्तेमाल करते हैं। इन का इस्तेमाल हम सिंगुलर नाउन होगा और वो वोवल से स्टार्ट होगा, यानी जो हमारे पास वोवल लेटर है उनसे स्टार्ट होगा और सिंगुलर होगा तो वहां पे हम इनका इस्तेमाल करते हैं। दी को आपने कहा इस्तेमाल करना है, नाउन ऑलरेडी मेंशन, उन नाउन के साथ जिनका पहले से जिक्र हो चुका हो, ठीक है, उनके साथ हम दी का इस्तेमाल करेंगे। इस एक्स का मतलब यह है कि नो आर्टिकल, आर्टिकल्स का आपने इस्तेमाल नहीं करना है प्रॉपर नाउन के साथ। इनकी यूजेजेस बहुत ज्यादा है लेकिन एक ये है कि जो यहाँ पे डिस्कस हुआ है कि प्रॉपर नाउन के साथ आपने आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। तो आइए इन ब्लैंक्स को फिल करते हैं।
आई लाइक अ ब्लू टी शर्ट और दे आर बेटर देन द रेड वन। अब यहाँ पे क्या है, द रेड वन, यानी रेड वन का पहले से जिक्र हुआ है इसलिए दी का इस्तेमाल किया है। अब ब्लू टी शर्ट, यहाँ पे टी शर्ट सिंगुलर है और ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अ लगाया है। देयर कार डज 150 माइल्स एन आवर। अब यहाँ पे आवर क्या है, यहाँ पे ये आवर सिंगुलर है और ये वॉवल से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एच साइलेंट है। यहाँ पे हम लेटर्स को नहीं देखते, साउंड्स को देखते हैं, ठीक है। ये एच जब साइलेंट हो जाए तो यहाँ पे आवर वॉवल से स्टार्ट होता है, इसलिए एन का इस्तेमाल किया है। वेयर इज द यूएसबी ड्राइव आई लेंट यू लास्ट वीक। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यूएसबी ड्राइव का जिक्र पहले हो चुका है, ठीक है, इसलिए दी का इस्तेमाल किया है। डू यू स्टिल लिव इन बनू। डू यू स्टिल लिव इन बनू। बनू क्या है, यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन के साथ हम वो का इस्तेमाल नहीं करते। इज योर मदर वर्किंग इन द ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग। ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग का मतलब पहले से जिक्र हो चुका है, ठीक है, कि आपकी माँ अब भी ओल्ड ऑफिस में काम कर रही है, तो यहाँ पे इसलिए दी का इस्तेमाल किया है क्योंकि इस नाउन का पहले से जिक्र हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है verbs. Which of the following sentences containing a modal auxiliary verb has the same meaning as the original one? अब यहाँ पे क्या है, आपको एक ओरिजिनल सेंटेंस दी है और 3 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। उसमें आपसे पूछा गया है कि इन ऑप्शन में ऐसी कौन सी सेंटेंस है कि जिसका मीनिंग सेम है, बिल्कुल ओरिजिनल सेंटेंस की तरह है, ठीक है। दे आर एबल टू स्पीक इंग्लिश विल। अब यहाँ पे क्या है, दे आर एबल, वो इस काबिल हैं, टू स्पीक इंग्लिश विल, कि अच्छी तरह इंग्लिश बोल सके, ठीक है। एबल का मतलब हमने लेक्चर नंबर 2 में सीखा था, ठीक है, काबिल, वो इस काबिल हैं कि वो अच्छी तरह इंग्लिश बोल सके। दे कैन स्पीक इंग्लिश विल, दे मे स्पीक इंग्लिश विल, दे मस्ट स्पीक इंग्लिश विल। यहाँ पे कैन, मे, मस्ट ये हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। दे कैन स्पीक इंग्लिश विल, वो इंग्लिश अच्छी तरह बोल सकते हैं, तो इस सेंटेंस का मतलब बिल्कुल ओरिजिनल सेंटेंस की तरह है, ठीक है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रेन टुमारो, ये एसएसटी 2022 में यहाँ से एमसीक्यूज आए थे, ठीक है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रेन टुमारो, यानी कल बारिश की पॉसिबिलिटी है, इम्कान है। इट मे रेन टुमारो, इट मस्ट रेन टुमारो, इट विल रेन टुमारो, तो मे का मतलब हो सकता है, ठीक है, इट मे रेन टुमारो ये करेक्ट है, ठीक है, इसका मतलब ओरिजिनल सेंटेंस की तरह है, ठीक है। डू आई हैव टू क्लीन द किचन, डू आई हैव टू क्लीन द किचन, क्या मुझे किचन जरूर साफ करना चाहिए। मस्ट आई क्लीन द किचन, तो यहाँ पे मस्ट का आपने इस्तेमाल करना है क्योंकि यहाँ पे हैव टू का मतलब मस्ट होता है, ठीक है, कि आपने जरूर किचन को क्लीन करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास सेंटेंस है वह है आर यू एबल टू ड्राइव अ ट्रैक्टर। आर यू एबल टू ड्राइव अ ट्रैक्टर, क्या आप इस काबिल हैं कि आप ट्रैक्टर को चला सके। कैन यू ड्राइव अ ट्रैक्टर, क्या आप ट्रैक्टर चला सकते हैं, तो इस सेंटेंस का मतलब बिल्कुल ओरिजिनल सेंटेंस की तरह है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है वी आर नॉट अलाउड टू स्विम व्हेन द रेड फ्लैग इज फ्लाइंग। हमें इजाजत नहीं है स्विमिंग की व्हेन द रेड फ्लैग इज फ्लाइंग, कि जब सुर्ख झंडा लहरा रहा हो तब हमें स्विमिंग की इजाजत नहीं होगी। वी मस्ट नॉट स्विम व्हेन द रेड फ्लैग इज फ्लाइंग, हमें स्विमिंग नहीं करनी चाहिए व्हेन द रेड फ्लैग इज फ्लाइंग, कि जब रेड फ्लैग फ्लाइंग कर रही हो तो हमें स्विमिंग नहीं करनी चाहिए। अब इस सेंटेंस का मतलब बिल्कुल ओरिजिनल सेंटेंस की तरह है, ओके। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है फाइंड द रेगुलर वर्ब इन ईच लाइन एंड राइट इट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। आपने यहाँ पे क्या करना है, रेगुलर वर्ब को फाइंड आउट करना है और स्पेस में आपने लिखना है, ठीक है। रीड, फील, प्ले, सी, यहाँ पे क्या है, प्ले हमारे पास रेगुलर वर्ब है, ठीक है। प्ले हमारे पास रेगुलर वर्ब क्यों है, इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। लिसन, डू, गो, मेक, यहाँ पे लिसन हमारे पास क्या है, रेगुलर वर्ब है। नो, हेल्प, से, थिंक, यहाँ पे हेल्प हमारे पास रेगुलर वर्ब है। लाइक, राइट, फॉरगेट, ईट, यहाँ पे लाइक हमारे पास क्या है, रेगुलर वर्ब है। टेक, ब्रिंग, कट, क्लीन, यहाँ पे क्लीन हमारे पास रेगुलर वर्ब है, ठीक है। इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है डिसाइड वेदर द वर्ब्स इन कलर आर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। आप ये डिसाइड कर ले कि ये जो कलर किए गए वर्ब्स है ये हमारे पास ट्रांजिटिव है या फिर इनट्रांजिटिव है। शी वाज क्राइंग ऑल डे लॉन्ग, ये हमारे पास इनट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव क्या होते हैं, नीचे यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। शी वाज क्राइंग ऑल डे लॉन्ग, वाज क्राइंग हमारे पास इनट्रांजिटिव है। वी शोड हर द फोटो एल्बम, यहाँ पे शोड किया है, ट्रांजिटिव है। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू एक्सरसाइज रेगुलरली, एडवाइज्ड यहाँ पे क्या है, ट्रांजिटिव है। इट वाज रेनिंग एट दैट टाइम, वाज रेनिंग क्या है, इनट्रांजिटिव है। शी लफ्ड एट द जोक, लफ्ड क्या है, ये हमारे पास इनट्रांजिटिव है, ठीक है। आइए रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब एंड देन ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव डिस्कस करते हैं कि क्या है हमारे पास। रेगुलर और इर्रेगुलर
वर्ब क्या है? अ वर्ब फॉलोइंग द नॉर्मल पैटर्न ऑफ इन्फ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर वर्ब। वो वर्ब जो हमारे पास नॉर्मल पैटर्न ऑफ इन्फ्लेक्शन को फॉलो करता है, ठीक है, उसे हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जांपल रीच, रीच्ड, रीच्ड। जब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ईडी का इजाफा करते हैं उनसे सेकंड फॉर्म बनाने के लिए और उनसे थर्ड फॉर्म बनाने के लिए, तो वो हमारे पास रेगुलर वर्ब होते हैं। यानी रेगुलर वर्ब वो वर्ब होते हैं जो कि नॉर्मल पैटर्न को यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए, ठीक है। इर्रेगुलर वर्ब हमारे पास कौन से होते हैं? अ वर्ब दैट डज नॉट फॉलो द नॉर्मल पैटर्न ऑफ इन्फ्लेक्शन इज कॉल्ड इर्रेगुलर वर्ब। ये हमारे पास वो वर्ब होते हैं जो कि नॉर्मल पैटर्न को फॉलो नहीं करते, यानी इनसे हम जब सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाते हैं तो ये रूल्स को फॉलो नहीं करते। ये वो वर्ब होते हैं जो कि किसी रूल को फॉलो नहीं करते, जैसे हम इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जांपल गो, वेंट, गॉन। अब गो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म इनका वेंट है, थर्ड फॉर्म इनका गॉन है, ठीक है। ये हमारे पास इर्रेगुलर वर्ब है। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब, अ ट्रांजिटिव वर्ब इज वन दैट इज यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट, अ नाउन, फ्रेज और प्रोनाउन। ट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास वो वर्ब होता है कि जिनको हम ऑब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं। मतलब जब हम ट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या चीज होता है? नाउन होता है या फिर फ्रेज होता है या फिर प्रोनाउन होता है। ऑब्जेक्ट हमारे पास ये तीन चीजें हो सकती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई एडमायर योर करेज, आई एडमायर योर करेज। अब यहाँ पे एडमायर वर्ब है, योर करेज, करेज यहाँ पे नाउन है, ठीक है। तो वो वर्ब जो कि नाउन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं या वो वर्ब कि जो अपने पास नाउन लेता है यानी जिनके बाद नाउन की जरूरत होती है, तो वो हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब होता है। इनट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास क्या होता है? एन इनट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट। इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल द बेबी वॉज क्राइंग, द बेबी वॉज क्राइंग। अब यहाँ पे ये क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। या अगर इसके बाद हम वर्ड्स का इस्तेमाल कर भी लेते हैं जिस तरह ऊपर सेंटेंसेस में था, तो वो हमारे पास नाउन या फ्रेज या फिर प्रोनाउन नहीं होता, वो कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि वो नाउन की मीनिंग को यानी सब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट करता है, वो वर्ब अपने लिए नहीं लेता, ठीक है। तो वो हमारे पास इनट्रांजिटिव वर्ब होता है।